आगे का पार्ट अपने कक्षा 10 का चैप्टर 2 में से आगे लास्ट ये अंतिम भाग होगा चैप्टर 2 का, यानी सामूहिक अपनेपन का भाव। तो देखो जनता में किस तरह भाव जागृत होते हैं आपस में। देखो ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये बाल गंगाधर तिलक की है, 20वीं सदी की शुरुआत की तस्वीर है ये। उसमें क्या दिखाया गया है कि देखिए बाल गंगाधर तिलक की है ये, और तिलक एकता के प्रतीक उसमें गिरे हुए है, और चित्र के चारों ओर विभिन्न धर्मों का है पवित्र स्थान, मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, चित्रित किया है। ये क्या है कि ये दिखाया गया है कि इसको ध्यान से देखिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी इस तस्वीर में दिखाए गए है इस बाल गंगाधर तिलक के आसपास। क्यों कि ये एकता का प्रतीक है, ताकि भारतीय जनता एक मंच पर आ सके। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, इसमें राष्ट्र की भावना तब पनपती है। देखिए कि राष्ट्र की भावना है वो तब पनपेगी इसमें कि जब लोग महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। तो राष्ट्र की भावना जब आएगी कि उसके अंदर ये महसूस होने लगेगा कि हम एक ही देश, एक ही राष्ट्र के अंग हैं, तब अपने आप के है लोगों में राष्ट्र की भावना आएगी। जब वो एक दूसरे को, यानी जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, तो एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली ऐसी कोई विचारधारा वो ढूंढ लेते हैं, साझा कर लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ के रूप में कैसे लेता है, तो ये प्रश्न बनता है यहाँ पर कि मस्तिष्क में एक राष्ट्र शब्द लेने से यथार्थ यानी मतलब उनके एक विचारधारा वो एक कैसे हो सकती है। तो विभिन्न समुदायों है, क्षेत्रों है या भाषाओं के संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया है, तो इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए कि सामूहिक अपनेपन की ये भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। जब ये लोगों ने ये भावना, अपनेपन की भावना है, जब ये आंदोलन किए थे, आप सभी योगी आंदोलन को ले लिए, इसमें सभी लोगों ने भाग लिया था। तो जब संघर्ष किया तो ये भावनाएं अपने आप पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी इसके अंतर्गत, जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिल और दिमाग पर छा गया था। यानी दिलों और दिमाग में ये छा गया था राष्ट्रवादी कल्पना। जब उन्होंने आपस में जब उसने आंदोलन किया, सबने मिलकर के अंग्रेजों से संघर्ष किया, तब उनकी मन के अंदर जो लोगों की कल्पना है दिलों और दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ, गीत, चित्र, प्रतीक ये सभी राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान है वो दिया था। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो है राष्ट्रवाद की भावना है वो किस कारण से पनपी थी। तो एक तो संयुक्त संघर्षों के कारण और आपस में सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से और लोगों के यानी कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गई थी ये जो है ना संघर्ष है, सांस्कृतिक प्रक्रिया है। फिर देखो इतिहास की वजह से, प्राचीन इतिहास, फिर देखो साहित्य के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, नए प्रतीकों के माध्यम से, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक के माध्यम से। तो इस तरह लोगों के विचार में ये परिवर्तन आ गया था कि हम एक राष्ट्र के मंच पर एक यानी एक होना चाहिए। तो इस तरह राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी, यानी लोक साहित्य यानी इतिहास के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, लोक कथाएं के माध्यम से, गीत के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। तो इस तरह यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आगे बन सकता है। आगे देखो अपने बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। जैसे अपन अभी पीछे तिलक की देखी गई ना, उसमें चर्च है, मंदिर है, सभी धार्मिक चित्र दिखाए गए थे, और तिलक को एक राष्ट्र यानी अपने उस तस्वीर को देख करके ऐसा लग रहा है कि भाई राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में है ये। इससे लोगों को एक ऐसी छवि
गढ़ने में मदद मिलती है। तो लोगों के सामने एक छवि प्रस्तुत होती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं कि हमारा राष्ट्र क्या है। तो 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। तो 20वीं सदी में एक छवि यहाँ पर भारत माता की पहचान, देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, एक महिला है, वो एक राष्ट्रवाद का प्रतीक के रूप में बनी हुई है। देखिए इसमें भारत माता की तस्वीर है ये, कि भारत माता, इसको पढ़ लीजिए, कि भारत माता अबिंद्रनाथ टैगोर 1905 में इसने बनाई थी। और उसमें देखो क्या दिखा है, ध्यान से देखिए कि यहाँ दर्शाई गई माँ की छवि शिक्षा है, भोजन है, कपड़े दे रही है। यानी ये भारत माता के रूप में छवि दिखाई गई है कि शिक्षा है, भोजन है, कपड़े दे रही है। और एक हाथ में माला इसके सन्यासियों गुणों को अंकित करती है। देखो इसके हाथ में एक माला भी है ताकि वो सन्यासियों के गुण है वो दर्शाती है। अपने पूर्ववर्ती रवि वर्मा की भांति अबिंद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्र शैली विकसित करने का प्रयास किया है जिसे सच्चे अर्थों में भारत माना जा सके। तो ये भी है कि भारत माता की तस्वीर बनाई गई कि लोग हैं वो एक मंच पर आ सके। तो इस तरह हाथ में देखो माला है, ये जो अलग अलग जो ले रखे हाथ में, ये दर्शाया गया है कि ताकि राष्ट्रवादी लोगों में भावना पनप सके। तो भारत माता की ये तस्वीर अबिंद्रनाथ ने बनाई थी 1905 में। अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि यहाँ देखिए, तो तस्वीर देख के अपने लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए राष्ट्र को पहचान सके। तो इस भारत माता की तस्वीर से ही अपन पहचान सके कि राष्ट्रवाद क्या है। तो 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि के रूप में देने लगी। और इस छवि के निर्माण का आरंभ अपन बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। तो देखो इसका निर्माण किया था आरंभ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, उन्होंने ये जो है ना वंदे मातरम है गीत है वो लिखा था। ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। बाद में उन्होंने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया गया था। यानी जो वंदे मातरम गीत लिखा गया था वो इसका उपन्यास था। किसका? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास का क्या नाम था? आनंद मठ। तो इसमें वंदे मातरम गीत को सम्मिलित कर लिया गया था। ये गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। जब स्वदेशी आंदोलन बंगाल में ये गीत खूब गाया गया था। अब देखो आगे अपने बात करते हैं। देखिए तो बंगाल में ये खूब गाया गया था गीत। अब देखिए आगे, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। अब देखिए इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। यानी भाई सन्यासी है जो हाथ में देखो माला भी ले रखी है ना, और वे क्या है, शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों के युक्त दिखाई देते हैं। ये जो भारत माता की तस्वीर दिखाई दे रही है वो शांत भाव से खड़ी है, गंभीर मुद्रा में, देवी का रूप और आध्यात्मिक विचारधारा की इसके अंतर्गत गुण है। तो आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारे जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। तो अलग अलग कलाकार है उसका अलग अलग रूप ग्रहण करते गए और तस्वीर आगे से आगे ये बनती गई। इस मातृ छवि को प्रति श्रद्धा और राष्ट्र में आस्था का प्रतीक माने जगह। तो भारत माता की तस्वीरें राष्ट्रवाद में लोगों की आस्था रखने के लिए जागृत किया था। अब आगे अपन बात करते हैं। देखिए ये देखिए कि राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से मजबूत हुआ है। तो राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने आंदोलन मजबूत हुआ है।
19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने बाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया था। अब 19वीं सदी में आकर क्या राष्ट्रवादी जो भाट है, चारण है, उनके द्वारा गाई सुनाई जाने वाली जो लोक कथाएं हैं उनको भी राष्ट्रवाद के प्रचार के रूप में यानी प्रचार के रूप में कह सकते हैं उनको काम में लिया गया था। लोक कथाएं गाने लग गए थे कि इनके द्वारा भाटों चारणों के द्वारा कि लोगों में राष्ट्रीय भावना का जागृत हो सके। ये लोकगीत जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव घूमने लगे। तो इन लोकगीतों के माध्यम से जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए लोग गांव गांव घूमने लगे। इनका मानना था कि ये कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है। तो ये चारणों भाटों द्वारा गाई गई जो लोक कथाएं कहानी है ये हमारी क्या है परंपरागत जो संस्कृति है उसकी पहचान है, वो बनाई रखी है। जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अब ये चारण और भाट ये फैला रखी कि हमारी जो परंपरागत संस्कृति है उसको किसने खराब कर दिया? बाहरी ताकतों ने। नहीं, जो अंग्रेज है ना बाहर से भारत में राज करने के लिए, उसने हमारी संस्कृति को भ्रष्ट और दूषित कर चुका है। अब देखो अपनी राष्ट्र पहचान को ढूंढने और अपने अतीत का गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपराओं को बचा कर रखना जरूरी था। तो हमारे प्राचीन अतीत और गौरव का भाव पैदा करने के लिए हमारी परंपरा को बचा कर रखना जरूरी था। तो इस तरह इन्होंने प्रचार किया गया था भाटों और चारणों के लोकगीतों के माध्यम से। अब देखो आगे अपन बात करते हैं। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गाथा यानी गीत, बाल गीत और मिथकुं, तो बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, एक अपन बात करें राष्ट्रीय गीत है तो वंदे जो जनगण मन है वो लिखा था उन्होंने। और बाल गीत मिथकुं है, ये देखो एक तस्वीर भी इसमें आ रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू एक लोकप्रिय चित्र के रूप में दर्शाया गया है कि देखिए इसमें आप देख लीजिए पूरा क्या लिख रखा है। देखो इसमें ये लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू एक लोकप्रिय चित्र दिखाई। इस चित्र में नेहरू भारत माता और भारत के नक्शे को हृदय में पास रखे दिखाई दे रहे। बहुत सारे चित्र राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए दर्शाया गया है। तो माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना में बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इस तरह ये देखो नेहरू जी हाथ में ले रखा है। आगे देखो अपन जिसकी बात कर रहे हैं ना इसकी, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकुं को इकट्ठा करने में निकले पड़े थे। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखो अपन बात करेंगे इसमें आगे कि उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। और मद्रास में नेत्सा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ ए सदर्स यानी सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। यानी मद्रास में नेत्सा शास्त्री नाम का व्यक्ति था, उसने द फोकलोर्स ऑफ ए सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन करके ये 4 खंडों में प्रकाशित किया था, तो ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना फैल सके। इनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है। जो लोक कथाएं होती है क्या राष्ट्रीय साहित्य होती है। तो ये लोगों के असली विचारों और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। तो लोगों के असली विचार इसमें प्रकट होते हैं और विशिष्टता उनकी है वो विश्वसनीय होती है और वो अपनी अभिव्यक्ति अंदर के भाव प्रकट कर सकते हैं। अब देखो आगे अगर बात करें कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा तो राष्ट्रवादी नेताओं लोगों को एकजुट करने और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में
और ज़्यादा जागरूक होते गए। ज्यों ज्यों राष्ट्रवादी नेताओं को एकजुट करने में और राष्ट्रीय भावना बढ़ने के लिए चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया था, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लगे थे, जागरूक होते गए थे। और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा, देखो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चला तब बंगाल की बात है, वहाँ पर तिरंगा झंडा हरा, पीला और लाल तैयार किया गया। ये एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में तिरंगा झंडा भी बना लिया था, जो हरा, पीला, लाल था। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदुओं और वे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। तो इसमें क्या था कि ब्रिटिश भारत के, यानी ब्रिटिश भारत का मतलब क्या है कि उस समय अंग्रेज राज कर रहे थे, तो ब्रिटिश भारत के जो 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते, 8 प्रांतों पर ब्रिटिश सरकार है वो यानी 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह ये दिखाया गया था, एक अर्ध यानी अर्ध चंद्र दर्शाया गया इसी झंडे के बीच में। देखो ये आपको यहाँ देख लीजिए, ये देखो तिरंगा आत्म त्रिशूल है, और देखिए यहाँ पर शेर पर ये बैठा हाथी भी दिखाई दे रहा है। इसमें देखो भारत माता की छवि, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि को बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल, वह हाथी पर शेर बीच खड़ी है। ये दोनों शक्ति और सत्ता के प्रतीक है। देखो ये भी एक दिखाया गया है कि देखो ये तिरंगा ले रखा है और ये शक्ति के रूप में माता देवी को यहाँ पर दिखाया गया है। शेर के, देखो शेर के पास में खड़ी है, तो इस तरह ये भी दिखाया गया। अब क्या है, देखो एक बार इसको हम पुनः देखते हैं। देखो आप यहाँ छोटा था अपन कि बंगाल में ये झंडा बनाया गया था सबसे पहले, और इसमें 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्ध चंद्र दर्शाया गया बीच में। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 1921 में गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। और ये भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। तो गांधी जी ने 1921 में एक झंडा तैयार किया, वो सफ़ेद, हरा और लाल था। ये आपको पूछा जा सकता है, सफ़ेद, हरा और लाल। वर्तमान में देखो अपन सफ़ेद, हरा और केसरी अपन लेते हैं ना, तो यहाँ पर केवल ये लाल है वो अलग है यहाँ पर। इसके माध्यम से गांधी जी यानी गांधीवाद प्रतीक चरखे को जगह भी दी, यानी गांधी जी चरखा काटते हुए दिखाई दिए थे, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। चरखे का मतलब है स्वावलंबन, भाई अपन सूत काट करके कपड़ा बनाना है, तो ये स्वावलंबन का प्रतीक था चरखे का मतलब कि खुद आत्मनिर्भर बने। जुलूसों में ये झंडा हमें चलाना शासन के प्रति अवज्ञा का यानी संकेत था। तो जुलूस में ये झंडा थामे चलाना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था, तो ताकि यह अंग्रेजों के खिलाफ हो सके, और जुलूस में ज़्यादा से ज़्यादा इस झंडे का प्रयोग किया गया था। अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय ये महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। ये जो भारतीय इतिहास है उनको अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए। 19वीं सदी तक आते थे बहुत भारतीयों ने ऐसा महसूस करने लगे थे कि मेरा राष्ट्र के प्रति भाव पैदा करने के लिए उनको अलग ढंग से इतिहास पढ़ाना जाना चाहिए। तो अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए थे। अंग्रेज़ हमेशा भारतीयों को पिछड़े हुए मानते थे कि भारतीयों को, और आदिम लोग थे। उनकी नज़र में भारतवासी क्या थे, पिछड़े हुए थे, और आदिम का मतलब जंगली लोग थे जो अपनी शासन खुद नहीं संभाल सके। तो अंग्रेज़ ये सोच रहे थे ये तो पिछड़े हैं और आदिम लोग हैं, ये शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। अतीत का मतलब है जो प्राचीन समय में जैसे राज होता था ना, उससे वो
अपने परंपरागत यानी अतीत के बारे में सोच रहे थे भारतवासी। उन्होंने इसे गौरवमय प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। तो हमारे अतीत के बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और एक कला है, वास्तुकला है, विज्ञान है, गणित है। तो देखो अपने बात करते हैं। तो देखो उसने लिखना शुरू कर दिया। कला, वास्तुकला यानी वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला और व्यापार फले फूल रहे थे। यानी वास्तुशिल्प और कला है। वास्तुशिल्प मतलब जैसे अपन कोई भवन निर्माण है, जैसे अपन बनाया वो वास्तुशिल्प में भी अंतर्गत आता है। कोई मूर्ति बनाई वो भी वास्तुशिल्प में आती है। विज्ञान का विचार है, गणित है, धर्म है, संस्कृति है, कानून है, दर्शन है और हस्तकला है। जैसे हस्तकला का मतलब है हाथ के द्वारा अपन कोई भी वस्तु बना निर्माण करते हैं, हस्तकला कहलाती है। और व्यापार है, फल फूल रहे थे। तो धीरे धीरे इनमें विकास हो रहा था। इनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया है। भाई एक समय भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसमें गणित, विज्ञान, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला, व्यापार, फल फूल था। यानी भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता। लेकिन आज इसका पतन कैसे हुआ, इस युग के पतन का क्या कारण था, इस तरह भारतवासियों ने सोचना शुरू किया था। और भारत को गुलाम बना लिया गया है। अब भारत को क्या बना लिया गया है, गुलाम बना लिए गए थे। ऐसा वो अतीत के बारे में भारतवासियों ने सोचना शुरू किया। और इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने, तो लोग भारत के हैं वो महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तेज दूरदर्शा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया। तो ऐसे विचार लोगों में बढ़ने शुरू किया कि हमारा भारत है अतीत में कैसा था और अब अपन को संघर्ष का मार्ग चुन करके इस ब्रिटिश शासन का अंत करना चाहिए। ये हमारे राष्ट्र को है बर्बाद कर दिया। दूरदर्शा इस राष्ट्र की दूरदशा अंग्रेजों ने की है। तो इस तरह उन्होंने अतीत को याद दिलाया था भारतवासियों ने और एकता का भाव पैदा किया था। अब देखो लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी। तो एकजुट करने के लिए शुरुआत में समस्या आती है जिस पर अतीत का गौरवगान किया जा रहा था। हमारे जो अतीत है उसके बारे में गौरवगान किया जा रहा था। वह हिंदुओं का अतीत था। ये क्या बता रहा है कि ऐसा कि हिंदुओं का हमारा अतीत था, उसमें हमें एक थे और ऐसा बताया जा रहा है। अब देखो ये गतिविधि ये तो छोड़िए, आप भारत माता की तस्वीर अपने देख ली। आगे देखो अपने ये देखो तो सवियों का सहारा लिया जा रहा था और वे हिंदू के प्रतीक थे। यानी हिंदू ताकि एक जगह हो सके, हिंदू के प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदाय के लोग अलग थलग महसूस करने लगे। अब ये भारत माता की तस्वीर है, अन्य जो भी दिखाया गया है कि हमारा अतीत है उसमें गुणगान किया है, तो ऐसा आरोप लगे अन्य समुदाय की ये तो भाई हिंदुओं का है। तो ऐसा आरोप भी कहीं लगे थे। अब देखो निष्कर्ष इस पाठ का सारांश है। यहाँ से ये सारांश आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूह और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में गुस्सा पनप रहा था। यानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए वो सोच रहे थे। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों को असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में सामूहिक करने का प्रयास किया। महात्मा गांधी और कांग्रेस है उन्होंने लोगों को एक जगह यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उनको संगठित किया था। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। भाई महात्मा गांधी और कांग्रेस की जैसे स्थापना हुई ना 28 दिसंबर 1885 में, तब कांग्रेस ने इन आंदोलनों का भी सहयोग किया था और ऐसी नींव डाली थी ताकि पूरे देश में एकता स्थापित हो सके। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और
देखिए, तो इन आंदोलनों में विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। तो ज़्यादातर उन्होंने वो भाग लिया था, उनकी अलग अलग आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी। अपेक्षा मतलब उनकी आशा थी कि अपन को मिल जाएगा अगर अपन आंदोलन में भाग लेंगे, या अपनी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। इनकी शिकायत बहुत ही व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन ने से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। तो अलग अलग उनका अलग अलग उनकी विचार थे, अलग अलग उनकी समस्या थी। औपनिवेशिक शासन से वो मुक्ति चाहते थे। औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या है? अंग्रेजी सरकार है वो यहाँ शासन कर रही थी, वो औपनिवेशिक सरकार थी। और भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। अब देखो, कांग्रेस ने इन्हीं विभेदों को हल करने और ये यानी सुनिश्चित करने के लिए हमेशा देखो हमेशा क्या किया कांग्रेस ने? मतभेद को दूर करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। तो कांग्रेस हमेशा है वो ऐसा मार्ग चुनती थी कि कोई भी नाराज नहीं हो जाए, तो वो ऐसा बीच का मार्ग चुनती थी, कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए, किसी को नाराज नहीं करना चाहती थी। कौन है? कांग्रेस। और यही वजह है कि आंदोलनों के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था और कांग्रेस की सरगर्मियां और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकरावों के चरण आ जाते थे। कारण क्या था कि उसमें कांग्रेस से किसी समूह को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसकी वजह से क्या है कि कई बार है वो मतभेद हो जाता था, और जब ये आंतरिक टकराव हो जाता तो इसकी वजह से कई बार लोग दूरी भी बना लेते थे। अब देखो, संक्षेप में क्या दे रखा है कि जो राष्ट्र उभर रहा था वे औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। तो जो राष्ट्र उभर रहा था, जो आंदोलन हो रहे थे, वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाले यानी औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार से मुक्ति चाहते थे। हर एक भारतीय और एक समूह और वर्ग ये है कि औपनिवेशिक शासन से कहीं न कहीं अपन को मुक्ति मिल जाए, इसलिए उन्होंने हिस्सा लिया था अलग लोगों। देखो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए कहाँ गया वापस है, ये देखो, ये भारत माता की तस्वीर अपन देख ली। और ये देखिए यहाँ पर कहाँ गया हो, ये आपको लोग देखो वो आंदोलन कर रहे हैं। देखो कतारों में, ये वापस कैसे जा रहा है, ये देखिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में औरतों का एक जुलूस है ना, जो मुंबई है ना ये बम्बई, तो उसमें औरत है वो जुलूस निकाल दिए थे। देखो ये उन औरतों ने, काफ़ी औरतों ने यहाँ पर भाग लिया था। तो इस तरह मित्रों ये पार्ट चैप्टर 2 पूरा हो गया है, भारत में राष्ट्रवाद। और अगला अपने चैप्टर आगे पढ़ेंगे, तो अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। धन्यवाद।